नमस्कार दोस्तों, वीएनकेडी स्टडी पोर्टल के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हम सब यूपी ट्रिपल एस सी पीटी के संपूर्ण सिलेबस को घटना चक्र बुक से कवर कर रहे हैं। आज हम सब इस वीडियो में भारतीय इतिहास के अंतर्गत सल्तनत काल के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले हम सब देखिए कुल 8 चैप्टर पढ़ चुके हैं भारतीय इतिहास के अंतर्गत। यदि आप सब वीडियो नहीं देखे हैं और देखना चाहते हैं तो आप लोगों को वह सभी वीडियो चैनल के प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, वहां से आप लोग जाकर देख लीजिएगा। तो चलिए हम सब पढ़ते हैं सल्तनत काल के बारे में। और साथ ही दोस्तों, यदि आप लोग अभी चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलता रहे। तो चलिए हम सब शुरू करते हैं। तो देखिए हम सब यहाँ पर देखते हैं। देखिए लिखा है कि सल्तनत काल। यहाँ पर जो पहला टॉपिक है हम सब इसे देखते हैं। मक्का सऊदी अरब में स्थित है। यहीं पर 570 ईस्वी में इस्लाम धर्म के प्रवर्तक हजरत मोहम्मद का जन्म हुआ था। इसे आप लोग याद रखिएगा। तो देखिए यहाँ पर पहला पॉइंट दिया है कि मक्का सऊदी अरब में स्थित है। यहीं पर 570 ईस्वी में इस्लाम धर्म के प्रवर्तक हजरत मोहम्मद का जन्म हुआ था। तो देखिए यहाँ पर हम लोग इस पहले पॉइंट से दो प्रश्न हम लोग को यहाँ पर देखिए जानने को मिला। तो पहला तो देखिए मक्का जो स्थित है वह सऊदी अरब में स्थित है। और देखिए इस्लाम धर्म के जो प्रवर्तक हैं वह हजरत मोहम्मद थे। इसे भी आप लोग याद रखिएगा। आगे हम सब बढ़ते हैं। देखिए मोहम्मद साहब मक्का से मदीना 622 ईस्वी में प्रस्थान किए थे। इसे भी आप लोग याद रखिएगा। तो जो मोहम्मद साहब थे वह मक्का से मदीना 622 ईस्वी में प्रस्थान किए थे। हिजरी संवत का प्रारंभ 622 ईस्वी में हुआ था। इसे भी आप लोग याद रखिएगा। एग्जाम में पूछ सकता है कि हिजरी संवत का प्रारंभ कब से हुआ था। तो याद रखिएगा कि 622 ईस्वी में हुआ था हिजरी संवत का प्रारंभ। और देखिए मोहम्मद साहब की मृत्यु 632 ईस्वी में हुई थी। इसे भी आप लोग याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। फारसी ग्रंथ चचनामा से अरबों द्वारा सिंध विजय की जानकारी मिलती है। इसे भी आप लोग याद रखिएगा। देखिए पूछ सकता है कि इनमें से किस ग्रंथ से अरबों द्वारा सिंध विजय पर जानकारी मिलती है। तो याद रखिएगा फारसी ग्रंथ जो है चचनामा, इससे जो है अरबों द्वारा सिंध विजय की जानकारी मिलती है। आगे बढ़ते हैं। देखिए 999 से 1027 ईस्वी के बीच महमूद गजनी या गजनवी ने भारत पर 17 बार आक्रमण किया। इसे आप लोग याद रखिएगा। देखिए यह जो पॉइंट इसे याद रखिएगा। एग्जाम यहाँ से प्रश्न पूछा गया है। देखिए एग्जाम में पूछता है कि महमूद गजनवी भारत पर कितने बार आक्रमण किया था। तो याद रखिएगा कुल 17 बार उसने भारत पर आक्रमण किया था। और देखिए उसका जो सबसे भयंकर आक्रमण था वो लूटपाट का था। जो था उसने देखिए सोमनाथ मंदिर पर जो भयंकर लूटपाट की थी। इसे भी आप लोग याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। देखिए महमूद गजनवी का दरबारी इतिहासकार उत्बी था। इसे भी आप लोग याद रखिएगा। तो देखिए महमूद गजनवी का जो दरबारी इतिहासकार था वह उत्बी था। उसने किताब उल यामिनी अथवा तारीख यामिनी नामक ग्रंथ की रचना की। इसे भी आप लोग याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। देखिए शाहनामा का लेखक फिरदौसी है। इसे भी आप लोग याद रखिए। देखिए यह एग्जाम में पूछा गया है। डायरेक्ट प्रश्न पूछ लेता है कि शाहनामा का लेखक कौन है। तो याद रखिएगा फिरदौसी है। और देखिए यहाँ पर लिखा है कि यह महमूद गजनवी के दरबार का प्रसिद्ध विद्वान कवि था। इसे भी आप लोग याद रखिएगा। तो देखिए जो यह फिरदौसी है, ये देखिए यह जो था यह महमूद गजनवी के दरबार का प्रसिद्ध विद्वान कवि था। इसे भी आप लोग याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं हम सब। देखिए फिरदौसी को पूर्व के होमर की उपाधि दी जाती है। इसे भी आप लोग याद रखिएगा। तो फिरदौसी को पूर्व के होमर की उपाधि दी जाती है। पुराणों का अध्ययन करने वाला प्रथम मुसलमान अल-बिरूनी था। इसे भी आप लोग याद रखिएगा। देखिए एग्जाम यहाँ से प्रश्न पूछ सकता है कि देखिए पूछ लेगा कि पुराणों का अध्ययन करने वाला प्रथम मुसलमान कौन था। तो याद रखिएगा वह अल-बिरूनी था। आगे बढ़ते हैं हम सब। अल-बिरूनी ने अरबी भाषा में तहकीक हिंद की रचना की थी। इसे भी आप लोग याद रखिएगा। देखिए पूछ सकता है कि तहकीक हिंद की रचना किसने की थी। तो अल-बिरूनी ने की थी। किस भाषा में? अरबी भाषा में। तो आप सब इसे याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। देखिए शिहाबुद्दीन मोहम्मद गोरी का प्रथम आक्रमण 1175 ईस्वी में मुल्तान पर हुआ। इसे भी आप लोग याद रखिएगा। और देखिए 1191 ईस्वी में पृथ्वीराज चौहान और गोरी के मध्य तराइन का प्रथम युद्ध हुआ। इस युद्ध में शिहाबुद्दीन की सेना के दोनों पार्श्व परास्त हो गए।
तो देखिए इसे आप लोग याद रखिएगा, तराइन का जो प्रथम युद्ध हुआ था वह 1191 में हुआ था, पृथ्वीराज चौहान और गोरी के मध्य हुआ था। और देखिए इस युद्ध में गोरी की पराजय हुई थी, इसे भी आप लोग याद रखिएगा, तराइन के प्रथम युद्ध में। आगे बढ़ते हैं और देखिए 1192 ईस्वी में तराइन के द्वितीय युद्ध में मोहम्मद गोरी द्वारा पृथ्वीराज चौहान की पराजय के बाद भारत में मुस्लिम शक्ति की स्थापना हुई। तो देखिए जो तराइन का प्रथम युद्ध 1191 ईस्वी में हुआ था, इसमें देखिए पृथ्वीराज चौहान और गोरी के मध्य हुआ था, और इस युद्ध में जो हुआ था उसमें पृथ्वीराज चौहान विजयी रहा था, और देखिए इसमें जो था गोरी इसमें पराजित हो गया था। लेकिन देखिए जब तराइन का द्वितीय युद्ध हुआ तो जो 1192 में हुआ, इसमें मोहम्मद गोरी जीत गया और देखिए पृथ्वीराज चौहान की हार हुई। और देखिए उसी हार के बाद भारत में मुस्लिम शक्ति की स्थापना, इसे भी आप लोग याद रखिएगा। अब देखिए आगे दिया कि 1194 ईस्वी में चंदावर के युद्ध में मोहम्मद गोरी ने कन्नौज के गढ़वाल राजा जयचंद को पराजित किया था, इसे भी आप लोग याद रखिएगा। तो देखिए 1194 ईस्वी में चंदावर के युद्ध में मोहम्मद गोरी ने कन्नौज के राजा गढ़वाल राजा जयचंद को पराजित किया था। तो देखिए एग्जाम पूछ लेता है कि 1194 में कौन सा युद्ध हुआ था, तो देखिए चंदावर का युद्ध हुआ था। और देखिए किसके किसके बीच, तो मोहम्मद गोरी और जयचंद के बीच हुआ था, और देखिए जिसमें जो था वह राजा जयचंद की हार हुई थी, मोहम्मद गोरी की विजयी हुआ था इसमें। आगे बढ़ते हैं, देखिए मोहम्मद गोरी के सिक्कों पर देवी लक्ष्मी की आकृति बनी है और दूसरे तरफ कलमा यानी अरबी में खुदा हुआ है। देखिए यहाँ से एग्जाम में प्रश्न बन सकता है, तो आप सब इस पॉइंट को याद रखिएगा। देखिए यहाँ पर लिखा है कि मोहम्मद गोरी के सिक्कों पर देवी लक्ष्मी की आकृति बनी है और दूसरे तरफ कलमा यानी अरबी खुदा हुआ, इसे भी आप लोग याद रखिएगा। आगे देखते हैं, देखिए 1206 से 1290 ईस्वी तक दिल्ली सल्तनत के सुल्तान गुलाम वंश के सुल्तानों के नाम से विख्यात हुए, इसे भी आप लोग याद रखिएगा। और देखिए भारत में गुलाम वंश का प्रथम शासक कुतुबुद्दीन ऐबक 1206 से 10 ईस्वी तक था, और देखिए ऐबक की राजधानी लाहौर थी। तो यहाँ पर आप सब देखिए, जो यहाँ पर यह देखिए हम यहाँ पर इसे जो है मार्क कर रहे हैं, इतना आप सब इसे याद रखिएगा। तो देखिए सबसे पहले कि 1206 से लेकर 1290 ईस्वी तक दिल्ली सल्तनत के सुल्तान गुलाम वंश के सुल्तानों के नाम से विख्यात है। एंड देखिए 1206 से 1290 ईस्वी तक गुलाम वंश के सुल्तान का नाम विख्यात है। और देखिए भारत में गुलाम वंश का जो प्रथम शासक था वह कुतुबुद्दीन ऐबक था, इसे भी आप लोग याद रखिएगा। और देखिए ऐबक की राजधानी लाहौर थी, इसे भी आप लोग याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, ऐबक ने कभी सुल्तान की उपाधि धारण नहीं की, उसने केवल मलिक और सिपहसालार की पदवियों से ही अपने को संतुष्ट रखा। देखिए जो कुतुबुद्दीन ऐबक था उसने सुल्तान की उपाधि धारण नहीं की थी, उसने केवल मलिक और सिपहसालार की पदवियों से ही अपने को संतुष्ट रखा। और देखिए अपनी उदारता के कारण कुतुबुद्दीन ऐबक कितना अधिक दान करता था कि उसे लाख बख्श लाखों का दान देने वाला का नाम से पुकारा गया। और देखिए साथ में उसे पील बख्श भी कहा गया, यानी हाथियों का दान करने वाले को देखिए उसे पील बख्श कहा गया, यानी वो हाथियों का दान करता था। तो इससे आप लोग याद रखिएगा, लाखों का दान देने वाला था इसलिए इसको लाख बख्श भी कहा जाता था, आप सब इसे याद रखिएगा। अब चलिए हम सब देखिए जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है सल्तनत काल की जो प्रमुख भवन, इसे हम सब देख लेते हैं। तो एक तरफ हम सब भवन के नाम पढ़ेंगे, निर्माता के बारे में जानेंगे, और देखिए वह कहाँ पर वर्तमान में स्थित है इसके बारे में जानेंगे। देखिए कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद यह कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा बनवाया गया दिल्ली में। देखिए यह कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद यह बहुत ही बार एग्जाम पूछा, इसे भी आप लोग याद रखिएगा। और देखिए यहाँ पर देखिए कुतुब मीनार का निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक ने करा था, और देखिए यह दिल्ली में स्थित है। और साथ में देखिए 2.5 दिन का झोपड़ा, इसका भी निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया था, यह अजमेर में, राजस्थान के अजमेर में स्थित है। तो देखिए यह जो तीनों जो है यह कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा जो बना गया दिल्ली में और अजमेर में, इसे आप लोग याद रखिएगा। सबसे पहले देखिए कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद यह कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा बनाया गया, दिल्ली में है। कुतुब मीनार का निर्माण यह भी कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा, यह दिल्ली में है। और देखिए 2.5 दिन का झोपड़ा यह भी कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा बनवाया गया, यह अजमेर में है। अब आगे हम सब बढ़ते हैं, देखिए तारकीन का दरवाजा यह इल्तुतमिश के द्वारा बनवाया गया, यह नागौर में स्थित है। और इल्तुतमिश का मकबरा देखिए यह इल्तुतमिश के द्वारा बनवाया गया, यह दिल्ली में स्थित है। और सीरी का किला देखिए यह अलाउद्दीन खिलजी द्वारा बनाया गया, जो दिल्ली में स्थित है। अलाई दरवाजा देखिए अलाउद्दीन खिलजी द्वारा बनाया गया, जो दिल्ली में स्थित है। यहाँ पर देखिए जो यह अलाई दरवाजा, इसे आप लोग जरूर याद रखिएगा, एग्जाम में यह काफ़ी बार पूछा गया कि अलाई दरवाजा
का निर्माण किसने कराया था? तो देखिए अ से अलाई और अ से अलाउद्दीन, याद रखिएगा, यहाँ से आप रिलेट कर कर पढ़िएगा, जल्दी याद हो जाएगा। देखिए अलाई दरवाजा का जो निर्माण करवाया था वह अलाउद्दीन खिलजी खुद कराया था और देखिए वह दिल्ली में स्थित है। आगे बढ़ते हैं हम सब। गयासुद्दीन का मकबरा देखिए गयासुद्दीन तुगलक ने बनाया था, यह दिल्ली में स्थित है। आदिलाबाद का किला यह मोहम्मद तुगलक ने बनाया था, यह भी दिल्ली में है। और देखिए जहाँ पनाह नगर की स्थापना मोहम्मद तुगलक ने कराया था, यह अभी दिल्ली में है। और देखिए अदीना मस्जिद का निर्माण सिकंदर शाह ने कराया था, जो पांडुआ बंगाल में स्थित है। तो आप सब इसे याद रखिएगा, एग्जाम में यहाँ से प्रश्न पूछेगा तो आप सब कर लेंगे, एक बार इसे आप लोग जरूर याद रखिएगा। अब आगे हम सब बढ़ते हैं। इसी में देखिए आगे भी है कोटला फिरोज शाह किला, देखिए यह फिरोज शाह तुगलक द्वारा बनवाया गया, जो दिल्ली में स्थित है। और देखिए अटाला मस्जिद यह इब्राहिम शाह सर्की के द्वारा बनाया गया, जो जौनपुर में स्थित है। हिंडोला महल देखिए यह हुसंग शाह द्वारा बनाया गया, जो मांडू में स्थित है। और देखिए जहाज महल यह हुसंग शाह द्वारा बनाया गया, जो मांडू में स्थित है अभी। और चांद मीनार यानी चार मीनार देखिए कुली कुतुब शाह द्वारा बनाया गया, जो हैदराबाद में स्थित है। और देखिए विजय स्तंभ राणा कुंभा द्वारा बनाया गया, जो चित्तौड़ में स्थित है। यहाँ पर देखिए जो एग्जाम पूछ लेता है इससे आप याद रखिएगा। एक तो देखिए कोटला फिरोज शाह किला याद रखिएगा, अटाला मस्जिद याद रखिएगा, और देखिए यहाँ पर चार मीनार और विजय स्तंभ, इन चारों को याद रखिएगा, एग्जाम यहाँ से प्रश्न पूछ लेता है। तो देखिए कोटला फिरोज शाह किला फिरोज तुगलक दिल्ली में है, अटाला मस्जिद इब्राहिम शाह सर्की जौनपुर में है, चार मीनार कुली कुतुब शाह हैदराबाद में है, विजय स्तंभ राणा कुंभा द्वारा चित्तौड़ में है। तो यहाँ तक आप सब इसे याद रखिएगा। अब आगे हम सब बढ़ते हैं। देखिए सुल्तान कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु चौगान के खेल आधुनिक पोलों की भांति का एक खेल में घोड़े से गिरने के दौरान 1210 ईस्वी में हुई थी, उसे लाहौर में दफनाया गया। तो याद रखिएगा आप सब, जो कुतुबुद्दीन ऐबक की जो मृत्यु हुई थी वह चौगान खेलते समय हुई थी, घोड़े से गिरने के दौरान। कब हुई थी? तो 1210 ईस्वी में। और देखिए उसे लाहौर में दफनाया गया, इसे भी आप लोग याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। देखिए दिल्ली का पहला सुल्तान इल्तुतमिश था, इसे भी आप लोग याद रखिएगा। दिल्ली का जो पहला सुल्तान था वह इल्तुतमिश था, इसे भी आप लोग याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। खलीफा ने 1229 ईस्वी में इल्तुतमिश के शासन की पुष्टि उन सारे क्षेत्रों में कर दी जो उसने विजित किया और उसे सुल्तान आजम की उपाधि प्रदान की, इसे भी आप लोग याद रखिएगा। तो आप सभी से याद रखिएगा, सल्तनत युग के दो महत्वपूर्ण सिक्के, चांदी का टक्का जो 175 ग्रेन का था, और देखिए तांबे का जीतक इल्तुतमिश ने आरंभ किए तथा सिक्कों पर टकसाल का नाम लिखवाने की परंपरा शुरू की। मंगोल नेता चंगेज खां भारत की उत्तर पश्चिम सीमा पर इल्तुतमिश के शासनकाल में आया था, इसे भी आप लोग याद रखिएगा। तो देखिए पूछ सकता है कि मंगोल नेता चंगेज खां किसके शासनकाल में भारत आया था? तो देखिए इल्तुतमिश के शासनकाल में आया था, याद रखिएगा। और देखिए मध्यकालीन भारत की प्रथम महिला शासिका रजिया सुल्तान थी, इसे भी आप लोग याद रखिएगा। वह 1236 से लेकर 1240 ईस्वी तक थी, याद रखिएगा। तो मध्य भारत की प्रथम महिला शासिका कौन थी? रजिया सुल्तान थी, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। सुल्तान बलबन का पूरा नाम गयासुद्दीन बलबन था, इसे भी आप लोग याद रखिएगा। और देखिए उसे उलू खां के नाम से भी जाना जाता था। तो सुल्तान बलबन का पूरा नाम गयासुद्दीन बलबन था, और देखिए बलबन को उलू खां के नाम से भी जाना जाता है, इसे भी आप लोग याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। 1249 ईस्वी में बलबन ने अपनी पुत्री का विवाह सुल्तान नासिरुद्दौला से किया, इसे भी आप लोग याद रखिएगा। तो देखिए 1249 ईस्वी में बलबन ने अपनी पुत्री का विवाह सुल्तान नासिरुद्दीन से किया, याद रखिएगा। और देखिए इस अवसर पर उसे उलुग खां की उपाधि और नायब ए ममलिकात का पद दिया गया, इसे भी आप लोग याद रखिएगा। और देखिए यह जो पॉइंट है, यह एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है, इसे आप लोग जरूर याद रखिएगा। तो देखिए आप सब, बलबन के विषय में कहा गया है कि उसने रक्त और लौह की नीति अपनाई। पूछता है कि बलबन ने कौन सी नीति अपनाई? तो देखिए वह उसने रक्त और लौह की नीति अपनाई थी। आगे बढ़ते हैं। बलबन ने फारस के लोक प्रचलित वीरों से प्रेरणा लेकर अपना राजनीतिक आदर्श निर्मित किया था, इसे भी आप लोग याद रखिएगा। और देखिए राजा को धरती पर ईश्वर का प्रतिनिधि नियामत एक खुदाई माना गया, इसे भी आप लोग याद रखिएगा। और देखिए उसके अनुसार मान मर्यादा में केवल पैगंबर के बाद है, इसे भी आप लोग याद रखिएगा। और राजा जिले अल्लाह या जिले इलाही अर्थात ईश्वर का प्रतिबिंब है, इसे आप लोग ध्यान में रखिएगा। उसके शासनकाल में यही कहा गया था। और देखिए बलबन ने ईरानी बादशाहों की कई परंपराओं को अपने दरबार में आरंभ किया। अब अगला पॉइंट हम सब देखते हैं।
देखिए बलबन ने सिजदा यानी भूमि पर लेटकर अभिवादन करना और पापोस यानी सुल्तान के चरणों को चूमना की रीत क्या आरंभ की, इसे आप लोग याद रखिएगा। देखिए एग्जाम यहाँ से प्रश्न पूछा है तो बलबन ने सिजदा जो भूमि पर लेटकर अभिवादन किया जाता था और पापोस जो था यह देखिए सुल्तान के चरणों को चूमना की रीतियाँ बलबन ने ही आरंभ की थी। और देखिए यहाँ पर यह बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, यह जो पॉइंट है इसे आप जरूर याद रखिएगा। बलबन ने अपने दरबार में प्रतिवर्ष फांसी त्यौहार नौरोज बड़ी शान शौकत के साथ मनाने की प्रथा आरंभ की, याद रखिएगा। पूछ लेता है कि किसने नौरोज त्यौहार को मनाने की प्रथा प्रारंभ की थी, तो याद रखिएगा बलबन के द्वारा की गई थी। अब हम सब आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पर अलाउद्दीन दिल्ली का पहला सुल्तान था जिसने धर्म पर राज्य का नियंत्रण स्थापित किया, इसे भी आप लोग याद रखिएगा। उसने अपने आप को यामीन उल खिलाफत नासिरी अमीर उल मुमनीन बताया, इसे भी आप लोग याद रखिएगा। और देखिए अलाउद्दीन खिलजी ने सिकंदर द्वितीय सानी की उपाधि धारण की और उसे अपने सिक्कों पर अंकित करवाया। और साथ में देखिए पद्मिनी राणा रतन सिंह की पत्नी थी, यहाँ पर ये सब आप याद रखते चलिएगा। तो देखिए यहाँ पर हम सब पढ़ें कि अलाउद्दीन खिलजी ने सिकंदर द्वितीय सानी की उपाधि धारण की और उसे अपने सिक्कों पर अंकित करवाया। और देखिए पद्मिनी राणा रतन सिंह की पत्नी थी। पद्मिनी की कहानी का आधार 1540 ईस्वी में मलिक मोहम्मद जायसी द्वारा लिखित काव्य पुस्तक पद्मावत है, इसे भी आप लोग याद रखिएगा। देखिए एग्जाम में जब पूछा गया कि पद्मावत के रचयिता कौन हो, तो याद रखिएगा मलिक मोहम्मद जायसी हैं। आगे बढ़ते हैं। अलाउद्दीन के आक्रमण के समय देवगिरी का शासक रामचंद्र देव था, इसे भी आप लोग याद रखिएगा। तो अलाउद्दीन के आक्रमण के समय देवगिरी का शासक रामचंद्र देव था, याद रखिएगा। मलिक काफूर को अलाउद्दीन ने अपनी गुजरात विजय के दौरान प्राप्त किया था, इसे भी आप लोग याद रखिएगा। मलिक काफूर को 1000 दिनारी भी कहा जाता था, यह भी आप लोग याद रखिएगा। और देखिए अलाउद्दीन पहला सुल्तान था जिसने भूमि की पैमाइश कराकर लगान वसूल करना आरंभ किया, इसे भी आप लोग याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। देखिए अलाउद्दीन ने एक पृथक विभाग दीवान ए मुस्तखराज की स्थापना की थी, याद रखिएगा। अलाउद्दीन ने परंपरागत लगान अधिकारियों खुद मुकद्दम एवं चौधरी से लगान वसूल करने का अधिकार छीन लिया था। अलाउद्दीन खिलजी ने उपज का 50% भूमि कर खराज के रूप में निश्चित किया। आगे बढ़ते हम सब। देखिए सल्तनत कालीन शासक अलाउद्दीन खिलजी ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली प्रारंभ की थी, याद रखें। देखिए यह जो पॉइंट है यह बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से। तो देखिए पूछ लेगा कि सल्तनत कालीन शासक किसने सार्वजनिक वितरण प्रणाली प्रारंभ की थी, तो याद रखिएगा अलाउद्दीन खिलजी ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली प्रारंभ की थी, आप सभी से याद रखिएगा। और देखिए अलाउद्दीन खिलजी द्वारा लगाए गए 2 नवीन कर थे, घड़ी कर जो कि घरों एवं झोपड़ियों पर लगाया जाता था तथा चराई कर जो कि दुधारू पशुओं पर लगाया जाता था, इसे भी आप लोग याद रखिएगा। और देखिए अलाउद्दीन के सेनापतियों में गयासुद्दीन तुगलक या गाजी मलिक तुगलक वंश का प्रथम शासक था, इसे भी आप लोग याद रखिएगा। तो अलाउद्दीन के सेनापतियों में गयासुद्दीन तुगलक या गाजी मलिक तुगलक वंश का प्रथम शासक था। दिल्ली सल्तनत के सभी सुल्तानों में मुहम्मद बिन तुगलक सर्वाधिक विद्वान एवं शिक्षित शासक था, इसे भी आप लोग याद रखिएगा। देखिए एग्जाम में डायरेक्ट प्रश्न पूछ सकता है कि दिल्ली सल्तनत के सभी सुल्तानों में कौन जो था जो सर्वाधिक विद्वान एवं शिक्षित शासक था, तो याद रखिएगा मुहम्मद बिन तुगलक था। आगे बढ़ते हैं। मुहम्मद बिन तुगलक ने कृषि की उन्नति के लिए एक नए विभाग दीवान अमीर एक कोई की स्थापना की, यह भी आप लोग याद रखिएगा। इब्न बतूता मोरक्को मूल का अफ्रीकी यात्री था, यह भी याद रखिएगा, एग्जाम में पूछा गया है। तो देखिए इब्न बतूता जो था वह मोरक्को मूल का अफ्रीकी यात्री था। रेहला इनकी प्रसिद्ध पुस्तक है, इसे भी आप लोग याद रखिएगा। तो यहाँ पर देखिए जो इब्न बतूता की जो प्रसिद्ध पुस्तक है वह रेहला है, याद रखिएगा, एग्जाम में अभी पूछा गया है। और देखिए मुहम्मद बिन तुगलक के कार्यकाल 1325 से 51 में भारत आया, इसे भी आप लोग याद रखिएगा। देखिए जो इब्न बतूता जो भारत आया था वह मुहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में आया था, इसे भी आप लोग याद रखिएगा। और देखिए इब्न बतूता जो था वह मोरक्को का मूल अफ्रीकी यात्री था, यह भी याद रखिएगा। और देखिए मुहम्मद बिन तुगलक के निधन पर बदायूनी ने लिखा है, सुल्तान को उसकी प्रजा से और प्रजा को अपने सुल्तान से मुक्ति मिल गई।
फिरोज शाह तुगलक ने एक विभाग दीवाने खैरात स्थापित किया था जो गरीब मुसलमानों, अनाथ स्त्रियों एवं विधवाओं को आर्थिक सहायता देता था और निर्धन मुसलमान लड़कियों के विवाह की व्यवस्था करता था। तो इसे भी आप लोग याद रखिएगा। सल्तनत काल में सर्वप्रथम फिरोज शाह तुगलक ने ही लोक निर्माण विभाग की स्थापना की थी, इसे भी आप लोग याद रखिएगा। तो देखिए एग्जाम प्रश्न बन सकता है कि किसने लोक निर्माण विभाग की स्थापना की थी। देखिए सबसे पहले फिरोज शाह तुगलक ने की थी। और देखिए सिंचाई की सुविधा के लिए फिरोज तुगलक ने 5 बड़ी नहरों का निर्माण कराया तथा 1200 बागों को लगवाया था, इसे भी आप लोग याद रखिएगा। देखिए फिरोज शाह तुगलक जो था उसने सिंचाई पर काफ़ी ध्यान दिया था, याद रखिएगा। और देखिए फिरोज तुगलक उलेमा वर्ग की स्वीकृति के पश्चात हक ए सर्व नामक सिंचाई कर लगाने वाला दिल्ली का प्रथम सुल्तान था। और देखिए फिरोज तुगलक द्वारा ब्राह्मणों पर भी जजिया कर लगाया गया था, इसे भी आप लोग याद रखिए। देखिए यह जो पॉइंट है यह एग्जाम में काफ़ी बार पूछा गया है कि ब्राह्मणों पर भी जजिया कर किसने लगाया था। तो याद रखिएगा फिरोज शाह तुगलक द्वारा ही ब्राह्मणों पर भी सबसे पहले जजिया कर लगाया गया था। आगे बढ़ते हैं। फिरोज शाह तुगलक द्वारा अशोक के 2 स्तंभों को मेरठ एवं टोपरा, अब देखिए अम्बाला जिले में से दिल्ली लाया गया। तो देखिए फिरोज शाह तुगलक द्वारा अशोक के 2 स्तंभों को मेरठ एवं टोपरा से दिल्ली लाया गया। और देखिए राज्य के खर्च पर हज की व्यवस्था करने वाला पहला भारतीय शासक फिरोज तुगलक था, इससे भी आप लोग याद रखिएगा। और फिरोज शाह तुगलक ने दारुल सफ़ा नामक एक खैराती अस्पताल की स्थापना भी की और उसमें कुशल हकीम रखे। नासिरुद्दीन महमूद के शासनकाल में मध्य एशिया के महान मंगोल सेनानायक तैमूर ने भारत पर आक्रमण किया, इसे भी आप लोग याद रखिएगा। तो पूछ सकता है कि तैमूर ने भारत पर किसके शासनकाल में आक्रमण किया। तो देखिए नसीरुद्दीन मोहम्मद के शासनकाल में। आगे बढ़ते हैं हम सब। अब देखिए खिलजी वंश का संस्थापक जलालुद्दीन फिरोज खिलजी था। तुगलक वंश का संस्थापक गयासुद्दीन तुगलक था। और देखिए सैयद वंश का संस्थापक खिजर खां था। लोदी वंश का संस्थापक बहलो लोदी था। तो देखिए यह जो प्रमुख वंशों के संस्थापक हैं इनका नाम याद रखिएगा, एग्जाम में यहाँ से डायरेक्ट प्रश्न पूछ लेता है। तो देखिए यहाँ पर खिलजी वंश का संस्थापक जलालुद्दीन फिरोज खिलजी, तुगलक वंश का संस्थापक गयासुद्दीन तुगलक, सैयद वंश का संस्थापक खिजर खां, लोदी वंश का संस्थापक बहलो लोदी था, आप सब याद रखिएगा। अब आगे हम सब बढ़ते हैं। देखिए आगरा की स्थापना सिकंदर लोदी ने किया था, आप सब इसे याद रखिएगा। आगरा की स्थापना सिकंदर लोदी ने किया था। 1518 ईस्वी में महाराणा सांगा और इब्राहिम लोदी के मध्य खतौली का युद्ध हुआ। इस युद्ध में इब्राहिम लोदी पराजित हुआ था, इसे भी आप लोग याद रखिएगा। तो आप सब याद रखिएगा जो खतौली का युद्ध हुआ था वह 1518 ईस्वी में महाराणा सांगा और इब्राहिम लोदी के मध्य हुआ था। और देखिए इस युद्ध में इब्राहिम लोदी पराजित हुआ था। नाप का पैमाना गज सिकंदरी सिकंदर लोदी के समय में आरंभ किया गया, इसे भी याद रखिएगा। देखिए एग्जाम में पूछा गया कि गज सिकंदरी किसके समय में आरंभ किया गया था, तो याद रखिएगा सिकंदर लोदी के। और देखिए सिकंदर लोदी के समय में गायन विद्या के एक श्रेष्ठ ग्रंथ लज्जत ए सिकंदर शाही की रचना हुई। सिकंदर लोदी शहनाई सुनने का बहुत शौकीन था। सिकंदर लोदी गुलरुखी उपनाम से कविताएं लिखता था, इसे भी आप लोग याद रखिएगा। तो देखिए जो सिकंदर लोदी था वह गुलरुखी उपनाम से कविताएं लिखता था, याद रखिएगा। सुल्तान सिकंदर ने अनाज से जकात यानी संपत्ति कर समाप्त कर दिया। और देखिए जौनपुर की स्थापना फिरोज तुगलक ने अपने चचेरे भाई जौना खां यानी मोहम्मद बिन तुगलक की स्मृति में की थी, इसे भी आप लोग याद रखिएगा। तो आप सभी से याद रखिएगा, एग्जाम में यहाँ से अब प्रश्न पूछ सकता है कि जौनपुर की स्थापना किसने और किसकी याद में की थी। तो याद रखिएगा कि जौनपुर की स्थापना फिरोज तुगलक ने अपने चचेरे भाई जौना खां मोहम्मद बिन तुगलक की स्मृति में की थी। और देखिए आप सब जौनपुर का संस्थापक मलिक सरवर था जिसने स्वतंत्र सरकी राज्य की स्थापना की। सरकी शासकों ने लगभग 85 वर्षों तक जौनपुर की स्वतंत्रता को स्थापित रखा, किंतु 1479 ईस्वी में बहलोल लोदी ने इसके अंतिम शासक हुसैन शाह सरकी को पराजित कर जौनपुर को पुनः दिल्ली सल्तनत का अंग बना लिया। इब्राहिम शाह सरकी देखिए 1402 से 40 ईस्वी जौनपुर के सरकी वंश का सबसे महान शासक था। इब्राहिम शाह सरकी ने स्वयं सिराज हिंद की उपाधि धारण की। उसके समय में जौनपुर की सांस्कृतिक ख्याति चारों तरफ फैल गई और जौनपुर भारत का सिराज नाम से विख्यात हो गया। तो याद रखिएगा एग्जाम में काफ़ी बार पूछा गया है कि जौनपुर को अन्य किस नाम से जाना जाता है। तो देखिए भारत का सिराज या सिराज हिंद के नाम से जाना जाता है, इसे भी आप लोग याद रखिएगा। 1420 ईस्वी में
अली शाह का भाई शाही खां जैन उल आबदीन के नाम से कश्मीर के सिंहासन पर बैठा, इसे भी आप लोग याद रखिएगा। और देखिए इनका शासनकाल 1420 से 1470 ईस्वी तक था। उसकी धार्मिक उदारता के कारण उसकी तुलना मुगल बादशाह अकबर से की जाती है, उसे कश्मीर का अकबर कहा जाता है। याद रखिएगा जैन उल आबदीन को कश्मीर का अकबर कहा जाता है, आप सब इसे याद रखिएगा। आगे देखते हैं बुलर झील में जौना लंका जौनुक लेक यानी द्वीप नामक द्वीप का निर्माण जैन उल आबदीन ने ही कराया था, इसे भी आप लोग याद रखिएगा। अब यहाँ पर हम सब देखते हैं, देखिए बहमनी राज्य से स्वतंत्र हुए राज्य हैं, तो यहाँ पर हम सब देखते हैं जो राज्य बहमनी राज्य से स्वतंत्र हुए हैं उसे हम सब देख लेते हैं। देखिए एक तरफ राज्य दिया है और संस्थापक दिया है, राजवंश दिया है। देखिए बरार के संस्थापक फतेह उल्लाह इमाद शाही राजवंश के, और देखिए बीजापुर यूसुफ आदिल शाही राजवंश के, अहमदनगर देखिए मलिक अहमद निजाम शाही राजवंश के, गोलकुंडा कुली कुतुब शाही राजवंश के, और देखिए बीदर यह जो है अमीर अली बरीद शाही राजवंश से संबंधित है। तो आप सब याद रखिएगा यह वे राज्य हैं जो बहमनी राज्य से स्वतंत्र हुए थे, आप सब इसे भी याद रखिएगा। अब आगे बढ़ते हैं हम सब। देखिए विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हरिहर तथा बुक्का ने 1336 ईस्वी में की थी। तो याद रखिएगा विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हरिहर और बुक्का नाम के दो भाइयों ने 1336 ईस्वी में की थी। और देखिए विजयनगर साम्राज्य के 4 राजवंशों संगम वंश 1336 से 1485 तक, सालुआ वंश 1485 से 1505 तक, तुलुआ वंश 1505 से 1570 तक एवं अराविडु वंश ने लगभग 300 वर्षों तक शासन किया, इसे भी आप लोग याद रखिएगा। और देखिए 1377 ईस्वी में बुक्का की मृत्यु के बाद उसका पुत्र हरिहर द्वितीय 1377 से 1404 ईस्वी तक सिंहासन पर बैठा रहा, इसे भी आप लोग याद रखिएगा। और देखिए उसने महाराजा धीराज की उपाधि धारण की थी, इसे भी आप लोग याद रखिएगा। तो उसने महाराजा धीराज की उपाधि धारण की थी। आगे बढ़ते हैं। कृष्णदेवराय का शासनकाल देखिए 1509 से 1529 ईस्वी विजयनगर में साहित्य का क्लासिकी युग माना जाता है। तो याद रखिएगा पूछ सकता है कि विजयनगर में साहित्य का क्लासिकी युग किससे माना जाता है, किसके शासनकाल को, तो कृष्णदेव राय के शासनकाल को। और देखिए उसके दरबार में तेलुगु के 8 महान विद्वान एवं कवि जिन्हें अष्टदिग्गज कहा जाता है सुशोभित करते थे। देखिए इसे आप लोग याद रखिएगा, पूछ लेता है कि किसके दरबार में जो है अष्टदिग्गज लोग रहते थे। तो याद रखिएगा वह जो था वह यहाँ पर हम सब देखें कि कृष्णदेव राय के शासनकाल में अष्टदिग्गज यानी 8 महान विद्वान एवं कवि रहते थे, आप सब याद रखिएगा। आगे देखते हैं। देखिए कृष्णदेव राय के शासनकाल को तेलुगु साहित्य का स्वर्णयुग कहा जाता था, इसे भी आप लोग याद रखिएगा। तो देखिए कृष्णदेव राय के शासनकाल को तेलुगु साहित्य का स्वर्णयुग भी कहा जाता है, आप सब याद रखिएगा। और देखिए उनकी प्रमुख रचना अमुक्त माल्यवाद थी, जो तेलुगु भाषा के 5 महाकाव्यों में से एक है। देखिए यह जो रचना यह बहुत ही महत्वपूर्ण एग्जाम में देखिए यह बहुत बार पूछा गया है कि अमुक्त माल्यवाद के लेखक कौन है, तो याद रखिएगा आप सब जो है कृष्णदेव राय हैं। आगे बढ़ते देखिए यह जो अमुक्त माल्यवाद है यह तेलुगु भाषा में के 5 महाकाव्यों में से एक है, इसे भी याद रखिएगा। आगे देखते हैं। देखिए कृष्णदेव राय ने नागलपुर नामक नगर की स्थापना की। उसके समय में पुर्तगाली यात्री डोमिंगो पायस ने विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की। तो देखिए कृष्णदेव राय के शासनकाल में ही पुर्तगाली यात्री डोमिंगो पायस विजयनगर साम्राज्य की यात्रा की, इसे भी आप लोग याद रखिएगा। और देखिए बाबर ने अपनी आत्मकथा बाबरनामा तुर्की भाषा में कृष्णदेव राय को भारत का सबसे शक्तिशाली शासक बताया है, इसे भी आप लोग याद रखिएगा। तो यहाँ पर आप सब याद रखिएगा जो बाबर की जो आत्मकथा है उसका नाम बाबरनामा है, यह तुर्की भाषा में लिखा गया है, इसे भी आप लोग याद रखिएगा। और देखिए 1565 ईस्वी में तालीकोटा के प्रसिद्ध युद्ध में बहमनी राज्यों की संयुक्त सेनाओं ने विजयनगर को पराजित किया। इस संयुक्त सेना में केवल बरार शामिल नहीं था। तो यहाँ पर देखिए याद रखिएगा बस इतना ही कि तालीकोटा का जो युद्ध हुआ था वो 1565 ईस्वी में हुआ था, बस आप इसे ही याद रखिएगा। अब हम सब आगे देखते हैं। देखिए आप सब होयसल राजवंश की राजधानी
द्वार समुद्र का वर्तमान नाम हलेबीड है, जो कर्नाटक के हासन जिले में, इसे भी याद रखिएगा। और हम्पी के खंडहर वर्तमान उत्तरी कर्नाटक में अवस्थित विजयनगर साम्राज्य की प्राचीन राजधानी का प्रतिनिधित्व करते हैं, इसे भी आप लोग याद रखिएगा। तो देखिए विजयनगर साम्राज्य की जो राजधानी थी वो हम्पी थी, इतना आप सब याद रखिएगा। एग्जाम यही पूछता है कि विजयनगर साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी, तो हम्पी थी। और देखिए विजयनगर काल में बना विरूपाक्ष मंदिर यहीं पर अवस्थित है, इसे भी आप लोग याद रखिएगा। विट्ठल मंदिर हम्पी का निर्माण विजयनगर साम्राज्य के तुलु वंश के महाप्रतापी राजा कृष्णदेव राय ने करवाया था, इसे भी आप लोग याद रखिएगा। अब हम सब यहाँ पर देखते हैं जो कुछ महत्वपूर्ण है। यहाँ पर देखिए प्रशासनिक विभाग एवं इसे प्रारंभ करने वाले शासक निम्न है। जैसे दीवान मुस्तखराज राजस्व विभाग अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा स्थापित किया गया। दीवान रियासत देखिए बाजार नियंत्रण विभाग है, यह भी अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा। और देखिए दीवान अमीर कोही कृषि विभाग है, यह मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा। और देखिए दीवान खैरात दान विभाग की स्थापना फिरोज तुगलक के द्वारा। दीवान बंदगान की स्थापना फिरोज तुगलक के द्वारा। ये बार इसे देख लीजिए, एग्जाम में यहाँ से प्रश्न पूछ सकता है कि दीवान मुस्तखराज की स्थापना अलाउद्दीन खिलजी द्वारा। दीवान रियासत की स्थापना अलाउद्दीन खिलजी द्वारा। दीवान अमीर कोही की स्थापना मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा। और देखिए दीवान खैरात की स्थापना फिरोज तुगलक द्वारा। दीवान बंदगान की स्थापना फिरोज तुगलक द्वारा, इतना आप सब याद रखिएगा। अब यहाँ पर हम सब देख लेते हैं कि विभाग एवं उनकी कार्यविधियाँ। तो देखिए दीवान अर्ज सेना विभाग से संबंधित है। दीवान रिसालत धार्मिक मुद्दों से संबंधित है। दीवान इंसा सरकारी पत्र व्यवहार से संबंधित। और देखिए दीवान वजारत वित्तीय मामला से संबंधित है, इसे भी आप लोग याद रखिएगा। अब हम सब आगे बढ़ते हैं। तो देखिए अलाउद्दीन मसूद शाह 1242 से लेकर 46 ईस्वी तक के सिक्कों पर सर्वप्रथम बगदाद के अंतिम खलीफा का नाम अंकित हुआ था, इसे भी आप लोग याद रखिएगा। और देखिए अलाई दरवाजा का निर्माण सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी ने कुतुब मीनार के निकट कराया था, इसे भी आप लोग याद रखिएगा। तो आप सब इस पॉइंट को याद रखिएगा, एग्जाम में काफी बार पूछा गया है कि अलाई दरवाजा का निर्माण किसके द्वारा किया गया था, तो याद रखिएगा अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा। देखिए अ से अलाई और देखिए अ से अलाउद्दीन, इस प्रकार रिलेट करके आप लोग इसे याद रख सकते हैं। आगे देखते हैं। देखिए मालवा विजय के उपलक्ष्य में मेवाड़ के राणा कुंभा ने कीर्ति स्तंभ का निर्माण कराया था, इसे भी आप लोग याद रखिएगा। देखिए यह जो कीर्ति स्तंभ इसे भी बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। तो मालवा विजय के उपलक्ष्य में मेवाड़ के राणा कुंभा ने कीर्ति स्तंभ का निर्माण कराया था, इसे आप लोग याद रखिएगा। अब हम सब देख लेते हैं यहाँ पर प्रमुख स्मारक एवं शासक देख लेते हैं। तो देखिए दोहरा गुंबद यह सिकंदर लोदी के द्वारा बनवाया गया था। देखिए अष्टभुजी मकबरा यह शेरशाह सूरी के द्वारा। जहांगीरी महल यह अकबर के द्वारा। और गोल गुंबद देखिए मोहम्मद आदिल शाह के द्वारा बनाया गया, इसे आप लोग याद रखिएगा। और देखिए अबुल हसन यामिनुद्दीन खुसरो, जिसे प्राय अमीर खुसरो के नाम से जाना जाता है, का जन्म 1253 ईस्वी 651 हिजरी में उत्तर प्रदेश के वर्तमान कासगंज जिले के पटियाली नामक स्थान पर हुआ था, इससे भी आप लोग याद रखिएगा। तो आप सब इतना याद रखिएगा कि जो अमीर खुसरो का जन्म हुआ था वह उत्तर प्रदेश के वर्तमान कासगंज जिले के पटियाली नामक स्थान पर हुआ था, इतना आप लोग याद रखिएगा। और देखिए खुसरो ने स्वयं को तूतीय हिंद या तो देखिए तोता हिंद भी कहीं कहीं लिखा रहता है, तो याद रखिएगा कि खुसरो ने स्वयं को तूतीय हिंद का, इसे भी आप लोग याद रखिएगा। और देखिए अमीर खुसरो की रचनाओं में मिफ्ताह उल फुतूह है, तारीख दिल्ली, खजाइन उल फुतूह है यानी तारीख अलाई, आशिका नुह सिपिहर तथा तुगलकनामा प्रमुख है, इसे भी आप लोग याद रखिएगा। देखिए खुसरो पहला मुसलमान था जिसने भारतीय होने का दावा किया था, इसे भी आप लोग याद रखिएगा। पूछ सकता है कि वह कौन सा पहला मुसलमान था जिसने भारतीय होने का दावा किया था, तो याद रखिएगा वह खुसरो था, नहीं अमीर खुसरो था। नई फारसी काव्य शैली सबक हिंदी या हिंदुस्तानी शैली का जन्मदाता अमीर खुसरो को माना जाता है, इसे भी आप लोग याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। देखिए जियाउद्दीन बर्दी ने फारसी में तारीख फिरोजशाही की रचना की थी, इसे आप लोग याद रखिएगा। और देखिए संगीत यंत्रों तबला तथा सितार का प्रचलन 13वीं शताब्दी में अमीर खुसरो ने किया था, इसे आप लोग याद रखें। देखिए एग्जाम में काफी बार पूछा गया है कि तबला के आविष्कारक कौन थे और देखिए सितार के आविष्कारक कौन थे, याद रखिएगा अमीर खुसरो ने ही तबला और सितार या जो संगीत यंत्र है इनका निर्माण किया था, यानी यह प्रचलन किया था, इसे भी आप लोग याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। देखिए राणा कुंभा ने संगीत शास्त्र पर संगीत मीमांसा, संगीत राज आदि ग्रंथों का प्रणयन किया, इसे भी आप लोग याद रखिएगा। और देखिए तुगलक वंशी शासक फिरोज शाह तुगलक ने अपना संस्मरण यानी फुतुहात फिरोजशाही के नाम से लिखा है, इसे भी आप लोग याद रखिएगा।
और देखिए कबीर 1398 से लेकर 1518 से भी रामानंद के 12 शिष्यों में से प्रमुख थे। इतना आप लोग याद रखिएगा कि कबीरदास के जो गुरु का नाम था वो रामानंद था, यानी रामानंद के जो शिष्य वो कबीर थे, याद रखिएगा। और देखिए शब्द साखी और रामायणी कबीर की रचना। देखिए जो साखी शब्द रामायणी है ये हम सब बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। जो कबीर की रचना है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसे भी आप लोग याद रखिएगा। और देखिए गुरु नानक 1469 से 1539 ईस्वी ने सिख धर्म की स्थापना सिकंदर लोधी 1489 से 1517 ईस्वी के समय में की थी, इसे भी आप लोग याद रखिएगा। तो आप सब इतना याद रखिएगा कि गुरु नानक जो थे इन्होंने सिख धर्म की स्थापना की थी, आप सब इसे आप लोग याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। देखिए मीराबाई मेड़ता के रतन सिंह राठौर की इकलौती पुत्री थी, याद रखिएगा। मीराबाई जो थी वह मेड़ता के रतन सिंह राठौर की इकलौती पुत्री थी। नामदेव वारकरी संप्रदाय से संबंधित थे, इससे भी आप लोग याद रखिएगा। जो नामदेव थे वह वारकरी संप्रदाय से संबंधित थे। आगे बढ़ते हैं। सुप्रसिद्ध भक्त या संत कवि गोस्वामी तुलसीदास अकबर तथा जहांगीर के समकालीन थे, याद रखिएगा। देखिए यहाँ से एग्जाम प्रश्न पूछ सकता है, देखिए पूछ लेगा कि गोस्वामी तुलसीदास किसके समकालीन थे, किन किन के, तो याद रखिएगा अकबर और जहांगीर यह दोनों के समकालीन थे गोस्वामी तुलसीदास। आगे बढ़ते हैं। तुलसीदास ने लगभग 25 ग्रंथ लिखे जिनमें रामचरितमानस तथा विनय पत्रिका सर्वोत्तम है, याद रखिएगा। रामचरितमानस और विनय पत्रिका के जो लेखक हैं वह गोस्वामी तुलसीदास, इसे आप लोग याद रखिएगा। आगे देखते हैं। देखिए तुकाराम का काल 1608 से 1649 ईस्वी के मध्य माना जाता है। और देखिए तुकाराम वारकरी संप्रदाय से संबंधित थे, इसे भी आप लोग याद रखिएगा। जो तुकाराम थे वह वारकरी संप्रदाय से संबंधित थे। और देखिए चिश्तिया सूफी मत की स्थापना अफगानिस्तान के चिश्त में अबू इसहाक शामी और उनके शिष्य ख्वाजा अबू अब्दाल चिश्ती ने की थी, किंतु भारत में सर्वप्रथम इसका प्रचार ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के द्वारा हुआ था, इसे भी आप लोग याद रखिएगा। और देखिए शेख निजामुद्दीन औलिया के आध्यात्मिक गुरु हजरत बाबा फरीदुद्दीन मसूद गंज शकर थे, जिन्हें बाबा फरीद के नाम से भी जाना जाता है, इसे भी आप लोग याद रखिएगा। और देखिए इसे आप याद रखिएगा, यह जो पॉइंट है यह एग्जाम में काफ़ी बार पूछा गया है कि शेख निजामुद्दीन औलिया की दरगाह कहाँ, याद रखिएगा दिल्ली में है। तो शेख निजामुद्दीन औलिया की जो दरगाह स्थित है वह दिल्ली में स्थित है। और देखिए 1325 ईस्वी में निजामुद्दीन औलिया की मृत्यु हुई, इसे भी साथ में याद रखिएगा। शेख निजामुद्दीन औलिया ने 7 से अधिक सुल्तानों का राज्यकाल देखा, यह भी याद रखिएगा कि शेख निजामुद्दीन औलिया ने 7 से अधिक सुल्तानों का राज्यकाल देखा। निजामुद्दीन औलिया महबूब ए इलाही और सुल्तान उल औलिया यानी संतों का राजा के नाम से प्रसिद्ध थे। कादरी शाखा के सर्वप्रथम संस्थापक बगदाद के शेख अब्दुल कादिर जिलानी थे, इसे भी याद रखिएगा। नक्शबंदी सिलसिले की स्थापना 14वीं सदी में ख्वाजा बहाउद्दीन नक्शबंद ने की थी, इसे भी आप लोग याद रखिएगा। आगे देखते हैं हम सब। देखिए सूफी संत शाह मोहम्मद गौस ने कृष्ण को औलिया के रूप में स्वीकार किया, इसे भी याद रखिएगा। और सूफी संतों के निवास स्थान को खानका कहते हैं, भी याद रखिएगा। देखिए एग्जाम प्रश्न पूछ सकता है कि सूफी संतों के निवास स्थान को क्या कहते हैं, तो खानका कहते हैं। और देखिए प्रेम वाटिका काव्य ग्रंथ की रचना रसखान ने की थी, यह भी याद रखिएगा। प्रेम वाटिका के जो रचनाकार हैं वह रसखान जी हैं। और देखिए 12 मासा की रचना मलिक मोहम्मद जायसी ने की, यह भी याद रखिएगा। 12 मासा की रचना मलिक मोहम्मद जायसी ने की। जायसी की पद्मावत अखरावत तथा आखिरी कलाम में से पद्मावत का हिंदी साहित्य में महत्वपूर्ण स्थान, याद रखिएगा। बस याद रखिएगा कि जायसी के द्वारा जो रचित काव्य है वह पद्मावत है, इसे आप लोग याद रखिएगा। तो दोस्तों आज हम सब इस वीडियो में सल्तनत काल के बारे में पढ़े, यानी एग्जाम में यदि सल्तनत काल से प्रश्न बनेगा तो आपको यहीं से देखने को मिलेगा, इससे बाहर आपको एक भी प्रश्न देखने को नहीं मिलेगा। यानी हम सब इस वीडियो में सल्तनत काल से संबंधित जितने भी प्रश्न बन सकते हैं उन सभी के बारे में पढ़े हैं। तो इसी प्रकार के और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। और साथ ही दोस्तों यदि आप लोग सामान्य हिंदी का प्रैक्टिस सेट करना चाहते हैं तो चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर देखिएगा, वहां से आप लोगों को सामान्य हिंदी का भी प्रैक्टिस सेट मिल जाएगा, जरूर करिएगा। तो इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।